चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह शुरू करते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। काफी लोग जो उलझते हैं वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में उलझते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज बाबा जी करवाएंगे आपको केस स्टडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो पहली केस स्टडी क्या कह रही है भाई? जो विमल क्लोथ है वो मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ फैब्रिक्स। आगे बोला उन्होंने, आफ्टर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन द फैब्रिक बिजनेस द डायरेक्टर्स ऑफ विमल क्लॉथ लिमिटेड एक्वायर्ड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उन्होंने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और खरीद लिए हैं एंड स्टार्टेड सेलिंग मल्टी प्रोडक्ट। भैया तो उन्होंने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खरीदी हैं उसके कारण वो और ज्यादा वैरायटी लेके आ चुके हैं। आगे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, देन सीमेंट। They decided that an individual who has capability and competence to handle responsibility would head each unit. सबको एक स्पेसिफिक यूनिट, जैसे मोबाइल हो गया, सीमेंट हो गया, सबका अलग अलग हेड अपॉइंट कर देंगे, वो उन्होंने बोला है। तो द वैकेंट पोजीशन विल बी फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट ओनली। ठीक है, तो वैकेंट पोजीशन के लिए उन्होंने बोला है कि देयर विल बी वुमेन ओनली। तो स्टेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विमल क्लॉथ लिमिटेड वुड फॉलो एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने बोला है, ध्यान से सुनना केस स्टडी में, कि कंफ्यूज कैसे करते हैं। पूरी हिंट जो दी है ना वो डिविजनल स्ट्रक्चर की है। मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो डिविजनल स्ट्रक्चर सीधे सीधे आंसर है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखना, फिर से बोल रहा हूं। स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विमल क्लॉथ लिमिटेड हैव फॉलोड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। जब उनका सिंगल प्रोडक्ट रहा होगा तो उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? जब सिंगल तरीके की प्रोडक्ट लाइन होती है तो फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन कर दो, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। फिर सजेस्ट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डायरेक्टर मस्ट अडॉप्ट नाउ एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट, अगर अब वो प्रोडक्ट लाइन में आ चुके हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में आ चुके हैं, तो कौन सा उन्हें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर, बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑन अ लार्जर स्केल, दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। आप इसके कुछ एडवांटेजेस लिख दोगे कि इससे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ये सारी चीजें आप इसके अंदर बता दोगे। जो वैल्यू हाईलाइट की गई है इन दिस पैराग्राफ वो ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। जो हमारे रोहन भाई साहब हैं इस केस स्टडी में, वो एक सोल प्रोपराइटर थे जो कि फूड केटरिंग का बिजनेस चलाते थे हमारे नॉर्थ दिल्ली में। आगे बोला गया कि उनको क्योंकि काफी सक्सेस मिली और उनका प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया, डिमांड ज्यादा होने के कारण अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मैं अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इतने अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट है, बिकॉज चीजें फंक्शंस के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर दी गई हैं। बहुत इजी आंसर था। चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट केस स्टडी में बोला गया, जो प्रिंसिपल थे एबीसी पब्लिक स्कूल के, उन्होंने स्टाफ को ऑर्डर दिया था कि आप अपने ब्लॉक के स्टाफ रूम में बैठेंगे और दूसरे स्टाफ रूम्स में नहीं जा सकते हैं, और जो वर्किंग आवर्स होंगे उसमें अगर आप दूसरे मेंबर से, दूसरे स्टाफ रूम के मेंबर से मिल भी रहे हैं तो दैट शुड बी ओनली वर्क रिलेटेड पर्पस, अदरवाइज आप नहीं मिलेंगे। एंड दे वांट एवरी सिंगल टीचर टू स्ट्रिक्टली वर्क एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस और डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय हिम। उसके बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दिख रहा है, ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होगा, एक प्रॉपर मेथड से काम होगा, इस तरीके से ही काम किया जाएगा। यहां पर फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो पहली चीज तो हो गई इसके अंदर कि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने हमसे पूछी है कि इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होगा? सोशल नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके जो मोटिवेशनल लेवल हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, बिकॉज दे आर बीइंग बार्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे वो कुछ और चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। फिर जो फोकस है वो वर्क पे ही है, फोकस यानी एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली है, तो इसके कारण उनके अंदर वो जो डिस्करेजमेंट है वो हो सकता है, वो डिस्करेज हो सकते हैं, वो काम नहीं करना चाहेंगे। देयर कैन बी सो लॉट ऑफ रीजंस। आगे बोला गया, स्टेट द वैल्यू वायलेटेड इन द अबव केस।
जो वैल्यू वायलेट की गई है वो है वैल्यू ऑफ सोशल नीड, जो सोशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वी ट्राई टू गेट फ्रेंडली विद एवरीवन, और यहाँ पे वही वैल्यू को वायलेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। तो विशाल भाई साहब जो हैं इस केस स्टडी के हिसाब से वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं ऑटो कंपनी के, और उन्होंने एक मीटिंग रखी प्रोडक्शन यूनिट में जितने भी लोग हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, एम्प्लॉयज जो हैं। आगे उन्होंने सबसे बोला है कि हमें 1000 यूनिट्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है, और वन मंथ बेसिस पे, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। ही डेलीगेट्स पावर टू ऑपरेशनल लेवल टू अचीव द टारगेट्स, और उन्होंने जो अपनी पावर है वो ऑपरेशनल लेवल तक डेलीगेट कर दी है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी विच विशाल कम्युनिकेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। तो यहाँ पर बात चल रही है डेलीगेशन की। क्यों डेलीगेशन की बात चल रही है? क्योंकि पहली चीज तो डेलीगेट टर्म यूज कर दिया, तो वहीं से डेलीगेशन उठ के आ गया। डिसेंट्रलाइजेशन तब होता जब बिल्कुल टॉप लेवल से बहुत सारी पोजीशंस में इसको हम बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे तो कुछ सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग हुई और आपसे उनसे बोला गया आपको ये काम के लिए हम अथॉरिटी दे रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो हो गई डेलीगेशन। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि जो मैनेजर है वो फोकस कर सकता है, अदर एक्टिविटीज़ में अपना जो एफर्ट्स हैं वो डाल सकता है। इससे स्पेशलाइजेशन होता है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन आता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। फिर आगे पूछा गया आइडेंटिफाई द वैल्यू इन्वॉल्व इन द अबव केस। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने बोला है एश्योर देम टू गिव फुल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की जो वैल्यू है वो हाईलाइट की गई है, दैट वी कैन ओनली वर्क टुगेदर एज अ टीम, और वो चीज़ को यहाँ पे आप वैल्यू जैसे एड ऑन करके दिखा सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया जो मैनेजर है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसने टारगेट दिया है कि 500 से अब 700 यूनिट्स का टारगेट हो चुका है पर मंथ के हिसाब से, बट अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल वाज नॉट गिवन बाय हिम। लेकिन उसने कोई अथॉरिटी नहीं दी अपने लेबर को कि अब ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं। इसके कारण जो एम्प्लॉयज थे वो टारगेट फुलफिल नहीं कर पाए। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? सबसे पहले तो मैनेजर। द रीज़न मैं मैनेजर्स को जो मैनेजर है उसको मैं एज अ पर्टिकुलर कल्प्रिट कहूँगा, बिकॉज मैनेजर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था कि 500 से अब 700 यूनिट्स का टारगेट अचीव करना है, तो ये मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो अपनी अथॉरिटी भी उनके साथ शेयर करे, और अगर अथॉरिटी शेयर नहीं करेगा तो इधर पे काम पूरा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पूछा हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, विच प्रिंसिपल हैज़ बीन वायलेटेड हियर? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी चलनी चाहिए, मतलब बैलेंस चलना चाहिए। जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी ही अथॉरिटी कैलकुलेटेड दो। अगर दोनों में डिफरेंस आएगा तो डिसीजन मेकिंग जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगी, जो इंप्लीमेंटेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी में बोला गया एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है। यहां पे देखो कितने अच्छे से और चालाकी से आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। There is a well-defined system of jobs which clear and defines authority, responsibility and accountability. ये जो authority, responsibility, accountability आती है ये formal level पे आती है, formal organization में आती है। तो ये बहुत clear कर रहे हैं कि formal organization is too good in the company, but the people are not allowed to interact beyond official defined roles. Officially you can interact, unofficially you cannot interact. मतलब informal organization नहीं है यहाँ पे। As a result, the company is not able to adopt the changing business environment. और इसके कारण क्या हो रहा है? Because there is lack of communication, there is no bonding among the employees. तो they are achieving their personal targets, but because there is no bonding among the employees, तो वो जो cooperation की भावना दिल से आती है ना, जो informal के कारण एक kind of trust आ जाता है, kind of affection आ जाता है, kind of team spirit आ जाती है, वो missing है। तो द वर्कफोर्स इज नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसीजरल डिलेज एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट्स। सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। मैंने क्या बोला था? जहाँ फॉर्मल है वहाँ इनफॉर्मल होगा, जहाँ इनफॉर्मल है वहाँ फॉर्मल के बिना इनफॉर्मल का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज देयर इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उनको कम्युनिकेट करने देंगे द बैलेंस कैन बी मेड। फिर उन्होंने बोला है बेनिफिट्स आप बताइए, इससे आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा एम्प्लॉयज से कि क्या चीज़ें गलत जा रही है, क्या चीज़ें सही जा रही है। यू विल come to know about the aspirations and kind of the demands of the employees के what they actually want। उसके बाद जो ग्रुप
ग्रुप इंटरेक्शन होगा, उससे एक बॉन्डिंग बनेगी, सोशल बिहेवियर को एनकरेजमेंट मिलेगा और जिससे ओवरऑल जो टीम स्पिरिट है वो लोगों में क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट की स्टडी। जो मैनेजर है XYZ लिमिटेड का वो बहुत ओवरबर्डन है, जो उसके पास रूटीन वर्क होता है। जो मैनेजर है ही इज अलॉट बर्डन और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो फर्म के, बिकॉज उसके पास काम ही इतना होता है कि वो काम खत्म करने में लगा रहता है। आगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच मैनेजमेंट कंसेप्ट शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर, क्या कर दे अपना काम दूसरों में दे दे, दूसरों में जब देता है तो क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, डेलीगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके अंदर और कुछ नहीं है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेटेड फंक्शंस, इस रिलेटेड फंक्शन आप बता देंगे कि डेलीगेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पैरिटी होनी चाहिए, आप उसमें अकाउंटेबिलिटी को भी लेके चलेंगे, अदरवाइज डेलीगेशन विल नॉट एक्चुअली वर्क जैसा आप चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म शुड बी डिवाइडेड अमंग वेरियस लेवल्स। जैसे ही फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करने की बात कर दें, फर्म अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेरियस लेवल पे डिवाइड कर रही है। आगे पढ़ो ही मत, डिसेंट्रलाइजेशन आंसर है। मैं तो पढ़ता ही नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे ट्रिक्स मालूम थी, केस स्टडीज को क्रैक करना आता था। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला वेरियस लेवल पे कर दो डिवाइड, डिसेंट्रलाइजेशन है, आंख बंद करके डिसेंट्रलाइजेशन है। होता क्या है, तुम लोग समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। पिछले साल का मुझे मालूम है, इतना बड़ा हुआ बना था कि डेलीगेशन है आंसर या डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डेलीगेशन होता है मल्टीप्लाई बाय 2, 2-3 लोगों में अगर आपने किया है तो डेलीगेशन है। मल्टीप्लाइड बाय मैनी कर देते हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही लोगों में बांट देते हो तो वो बन जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। और यहां पे भी डिसेंट्रलाइजेशन आंसर है। क्यों? क्योंकि वो ऑल द लेवल्स पे बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिवाइडेड अमंग वेरियस लेवल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। टॉप लेवल मिडिल है, कंसेप्ट बोला है मैनेजमेंट का पता करने को, हमने बता दिया क्योंकि हमें तो पहली ही लाइन से पकड़ में आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया नेक्स्ट केस स्टडी में कि जो रॉयल लिमिटेड है उन्होंने डिसाइड किया दैट व्हेनेवर अ पर्सन रीचेस अ पर्टिकुलर एज, जब भी वो बेचारा एक एज रीच करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, ही विल बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट करना है। मतलब अगर वो एक स्पेसिफिक एज अटेन कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप प्रमोट करो, उसको आप टॉप लेवल पे लेके जाओ या ऊपर हायर लेवल पे लेके जाओ, हायरार्की में ऊपर पहुंचाओ। Influenced by this plan of the company, several employees from other companies also joined the firm. बाकी बहुत लोगों ने क्योंकि ये देखा कि कंपनी की पॉलिसी ऐसी है तो काफ़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जो थे वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए, इनके पास आ गए। आगे पूछा गया कि भाई बताओ, बट विद इन फ्यू डेज दे रियलाइज दैट द फर्म हैज प्री डिटरमाइंड रिलेशन स्ट्रक्चर। उनका पहले से ही प्री डिटरमाइंड एक रिलेशन स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, रिलेशन का। विदाउट फ्री कम्युनिकेशन दे नेवर अलाउ काइंड ऑफ अ फ्री कम्युनिकेशन। एक स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आपका रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, लाइक सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर द फॉलोइंग। पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज दे आर सेइंग free communication is not possible, and when free communication is not possible it is basically फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन उन्होंने पूछा स्टेट आउट एनी टू लिमिटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो डिस्करेज होते हैं, वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है दे आर नॉट गेटिंग अ फ्री एनवायरमेंट ओवर देयर। और इसमें सिर्फ एम्फसाइज वर्क पे होता है, तो जो एनवायरमेंट है उसमें फिर से वही चीज़ की टीम स्पिरिट नहीं आ पाती है। मैं पहले भी इसको समझा चुका हूँ, तो उसी के आप डिसएडवांटेजेस लिख देंगे या लिमिटेशंस लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो यार यहाँ पे बोला गया जो हमारे भुवन भाई साहब हैं वो एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी है। उन्होंने प्लान किया है कि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपांड करेंगे बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द मतलब प्रोडक्ट लाइन वो और ज़्यादा लेके आने वाले हैं। वो लेदर बैग्स लेने आने वाले हैं, बेल्ट्स लेने वाले हैं, गारमेंट्स भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आ रहे हैं भर भर के। तो अभी तक तो वो शू प्रोडक्ट में थे, तो जब तक शू में थे तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर थे, मुझे आगे नहीं पता विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यस, आफ्टर एक्सपेंशन एंड वाई
तो अभी तक तो फंक्शनल थे बिकॉज मतलब रहे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑपरेटिंग विद अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। बट अब जब वो मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट लेके आने वाले, बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं, तो ही शुड गो विद द डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ही क्यों? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के बेसिस पे जब आप डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो इट इज अ साइन ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय द वे ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। हर एक डिवीजन बनेगी प्रोडक्ट के बेसिस पे, उसके अंदर फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होंगे। बहुत सिंपल था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये वाला एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। एक कंपनी है स्विंग मशीन की, जो सेटअप हुई थी 1946 में, बहुत पहले। अब कई लोग स्विंग मशीन सोच के सोचेंगे यार कि यार ये शायद टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे सुनना। उन्होंने बोला ये फॉलो करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे बोला क्या, इनको काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में काफी डिले है, चीजें टाइम से हो नहीं पा रही हैं। उन्होंने बोला एज अ रिजल्ट इट इज नॉट एबल टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। वो चाह के भी बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू टेक द डिसीजंस। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द पर्टिकुलर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द वर्कफोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर इज वेरी हाई। तो उन्होंने ये बोला कि जो इस तरह से एक लैक लस्टर एनवायरनमेंट बन चुका है, उसके कारण रेड टेपिज्म है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, दे आर जस्ट वर्किंग बिकॉज दे हैव टू, वो वाली सिचुएशन है। You advise the company with regards to change in it should bring in the organization। आपको एडवाइस करना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आप लेके आ सकते हैं। गिव रीजंस इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट इट डिराइव फ्रॉम द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू इन ऑर्डर इन विच सेक्टर कैन द कंपनी डाइवर्सिफाई, कीप इन माइंड द डिक्लाइनिंग मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको ये भी बताना है कि वो किस मार्केट में और जा सकते हैं। देखो, ये तो इंडिपेंडेंट आंसर है, आप जो भी दोगे वहां पे सही होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो स्विंग मशीन्स में काम करते हैं, तो कोशिश करना कि अगर आप कोई और बिजनेस उन्हें डिफाइन करना चाहते हो, ये चाहते हो कि वो और प्रोडक्ट लाइन लेके आए, तो इसी इंडस्ट्री में लेके आए। फॉर एग्जांपल गारमेंट इंडस्ट्री में आ सकते हैं, लेदर बैग्स जो अपन ने पहले की स्टडी पढ़ी, शूज वगैरह में आ सकते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पे, दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो पहली चीज आप चेंज करोगे इसके अंदर वो ये है, यू विल ब्रिंग अप द इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, के व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज मैंडेटरी टू हैव इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ये चीज बता दोगे तो फिर आप और ऑप्शंस भी बताओगे, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि आप इसके अंदर ये बताना चालू करोगे कि कौन सी और प्रोडक्ट लाइन वो लेके आ सकते हैं। और फिर उसके बाद यू कैन सजेस्ट कि भाई ठीक है, कंपनी इतने टाइम से सेटअप है, दे कैन ऑल्सो वर्क अपॉन द डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ फंड, बट स्टिल दे कैन ट्राई। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे। चलिए, तो इस केस स्टडी में देखते हैं क्या बोला गया है कि एक कंपनी जो है वो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, वो साइज में ग्रो हो चुकी है। इट वाज अ मार्केट लीडर बट विद चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब पहले मार्केट लीडर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और नई मल्टीनेशनल कंपनीज जो आई हैं मार्केट में, स्कीम्स जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं। इट्स मार्केट स्कीम्स, मतलब जो भी वो बेनिफिट दिया करते थे या जो भी वो ऑफर्स दिया करते थे, कंपैरेटिवली उससे उन्हें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड मिला है। आगे वो बोलते हैं कि इसके अंदर द कंपनी वाज फॉलोइंग अ सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल। पहले सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल था, एज इवन द माइनर डिसीजंस वर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल। माइनर डिसीजंस भी अगर लेते थे तो वो टॉप लेवल ही लेता था भाई, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन 1991 से पहले तो ये बहुत बेनिफिशियल था, लेकिन अब वो कंपनी के लिए सुटेबल नहीं हो रहा है। आप क्या बोलोगे कि अब कंपनी को इसके अंदर जो है डिसेंट्रलाइजेशन लेके आना चाहिए और जो अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक शेयर करनी चाहिए, ताकि डिसीजंस लेना आसान हो। आप सिर्फ वो चीजें डिसाइड करें जो कि पॉलिसीज फॉर्मुलेशन और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है एज अ टॉप लेवल, और बाकी चीजें आप शेयर कर सकते हैं विथ ऑल द अदर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट विच यू कैन हैव, अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट करते हैं तो। फिर बस यही चीज पूछी गई है, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन लें, उसको इलैबोरेट करें, डेलीगेशन ना बोलें। डेलीगेशन सिर्फ 2-4 लोगों में बांटना होता है। यहाँ पे कंपनी को हाई रिक्वायरमेंट है कि वो काफी सारे लेवल्स जनरेट करे और वहां पे चीजों को बांटे, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस एंड दे नीड अ ग्रेटर वर्कफोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट करते हैं भाई, अल्फा लिमिटेड में सारे एक्सपेंसेस जो बिल होते थे एम्प्लॉयज के वो जनरल मैनेजर ही करता था, जीएम के अलावा कोई नहीं करता था। फिर जनरल मैनेजर जब ओवरबर्डन हो गया, उसने बोला कि वो अपना वर्क जो डेलीगेट करेगा वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर को करेगा, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर करने लगा वो सारे काम, फिर वो भी बर्डन होने लगा उसके ऊपर। तो उसने क्या किया, अपनी जो अथॉरिटी है वो वेरियस लेवल्स पे, फिर आ गया लेवल, जहां लेवल आ जाए, जहां डेलीगेशन लेवल्स पे होने लगे। डिसेंट्रलाइजेशन है, सोचना ही नहीं है। व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड, लेवल लेवल लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन खत्म कहानी, सोचना ही नहीं है ज्यादा। आगे बढ़े, पढ़ लेते फिर भी अगर वो बोल रहे हैं तो। Now the bills are for traveling are processed through respective department supervisor. Name the concept of management highlighted in the above case before and after delegating the authority. बिफोर सेंट्रलाइजेशन था, क्योंकि जनरल मैनेजर करता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो डेलीगेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि खुद का काम था, डेलीगेट करना मतलब क्या होता है, जब शेयर करना, डेप्यूटी जनरल मैनेजर से कर रहा था। तो पहले तो सेंट्रलाइजेशन था, क्लोज्ड एनवायरनमेंट था, अब क्या कर दिया, ओपन अप हो गया। आफ्टर वाला हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, हो गया। चलिए आगे बढ़ते। तो भैया नेक्स्ट हमारी केस स्टडी बोलती है, समीर गुप्ता जो है उन्होंने कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसकी डोनिरा लिमिटेड करके, वो जो है वो इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं इंडियन रूरल मार्केट के लिए, जिसके अंदर 15 एम्प्लॉयज थे, मतलब उनका एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट था। ठीक है, थोड़े बहुत एम्प्लॉयज थे, मिलके काम कर रहे थे। द कंपनी डिड वेरी वेल इन द इनिशियल ईयर्स। अब कई लोग सोचेंगे सर 15 एम्प्लॉयज हैं तो ये तो शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। देखो नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए नहीं है, सेंट्रलाइजेशन कभी ये नहीं कहता कि एक के हाथ में पावर है। पहले ही बोल रहा हूं मैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। फ्यू हैंड्स का मतलब कुछ वो थोड़े लोग होते हैं जिनके पास वो अथॉरिटी होती है। लेकिन अब क्या वो बोल रहे हैं कि वो चीज अब आगे बोलते हैं, क्योंकि उनका मार्केट जो है वो काफी अच्छा चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और उन्होंने सोचा है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयज को वो हायर करेंगे। समीर गुप्ता पहले सारे डिसीजंस लेते थे, तो 15 एम्प्लॉयज होने का कोई मतलब नहीं था। ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द समीर गुप्ता, सो सेंट्रलाइज्ड वे था। आगे उन्होंने इसमें बोला है कि आप बताइए कि सबऑर्डिनेट्स ही बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल हैं एंड कैन यूज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वाज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट रेंज। तो क्योंकि उनको लगता था कि जो उनके पास जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो काम संभाल सकते हैं, तो उन्होंने सबको वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू कर दी। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन बोल देंगे आप इसके अंदर। ऑल्सो एक्सप्लेन इन 3 इंपॉर्टेंस, तो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बता देंगे कि किस तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो डेवलप होना चालू हो जाता है, मोटिवेटेड फील करते हैं, टास्क जो है वो ईजी हो जाता है। सारे एडवांटेजेस मैं आपको करवा ही चुका हूँ, उसमें से आप कोई भी 3 एडवांटेजेस इसके अंदर उठा के लिख देंगे। तो आज हमने ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड केस स्टडीज की हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से वही अपना एजेंडा दोहराऊंगा कि हमारा काम यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको ये सिखा सके कि केस स्टडीज क्रैक कैसे की जाती हैं। हम यहाँ पे 40-50 केस स्टडीज और उठा लें और उसके बाद आपका टाइम वेस्ट करें, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है, हमने आपको नोट्स दिए, हमने आपको केस स्टडीज के बेसिस पे नोट्स के हिसाब से क्रैक करना सिखाया। एक बार आप सीख गए, बोर्ड में किसी भी तरह की केस स्टडी आ जाए आपसे बनेगी। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो क्या बोलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।